आईपीओ सीजन कंटिन्यूस। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ कल से शुरू होने वाला है, तो इसी मौके पर एक एनालिसिस आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं कि ये आईपीओ के क्या डिटेल्स है, क्या कंपनी करती है, क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है एंड वैल्यूएशंस देखते हुए क्या इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। तो आइए ये सारी चीजें जानते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ जिसकी टोटल साइज है ₹10,000 करोड़, जो एंटायरली एक फ्रेश इशू है, यानी सारे पैसे कंपनी को मिलने वाले हैं। देयर इज नो ऑफर फॉर सेल। जो पैसे है उसका कंपनी करने क्या वाली है इसकी बात करें तो जो 7,500 करोड़ है आउट ऑफ दीज 10,000, तो उससे रीपेमेंट करेगी कंपनी ऑफ देयर बोरोइंग्स जो उनके सब्सिडरीज ने अवेल किए हैं, एंड बचे हुए जो 2,500 करोड़ है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए कंपनी यूज करेगी। करंटली जो कंपनी है एनटीपीसी ग्रीन, इसमें प्रोमोटर की होल्डिंग है 100%, यानी एनटीपीसी लिमिटेड जो प्रोमोटर कंपनी है ऑफ एनटीपीसी ग्रीन, दैट होल्ड्स द एंटायर शेयर होल्डिंग ऑफ एनटीपीसी ग्रीन। पोस्ट इशू एनटीपीसी की जो शेयर होल्डिंग है वो 89% होने वाली है। तो आईपीओ साइज ₹10,000 करोड़ का है, एंटायरली फ्रेश इशू है। प्राइस बैंड इज ₹102 to ₹108। लॉट साइज है 138 शेयर्स पर लॉट, तो जिससे जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी फॉर वन लॉट वो अराउंड 15,000 रुपीज के करीब होगी एट द अपर प्राइस बैंड ऑफ द शेयर्स। IPO date is from tomorrow, that is 19th of November 2024 to 22nd November 20 नवंबर को शेयर मार्केट्स बंद रहेंगे बिकॉज ऑफ इलेक्शंस इन महाराष्ट्र। इस वजह से 19th, 21st एंड 22nd ये 3 दिन एप्लीकेशन कर सकते हैं शेयर होल्डर्स। जो कोटा है इन दी IPO दैट इज 75% इज फॉर QIB और QIP। रिटेल के लिए 10% कोटा है एंड HNIs के लिए 15% कोटा है। लिस्टिंग डेट कंपनी के स्टॉक्स की इज 27th of November 2024। ग्रे मार्केट प्रीमियम करंटली इज ऑफ जस्ट ₹1 पर शेयर, जो अराउंड 1% है ऑफ द शेयर वैल्यू जो कंपनी ने जिस प्राइस पर आईपीओ लाया है। तो चलिए समझते हैं एनटीपीसी के जो डिटेल्स है, कंपनी क्या करती है, ये सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। उससे पहले शेयर होल्डर्स कोटा भी है इस आईपीओ में, यानी अगर आप एनटीपीसी लिमिटेड के शेयर होल्डर हो तो 10% कोटा जो है दैट इज फॉर द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ द पेरेंट कंपनी। लेकिन एनटीपीसी के शेयर होल्डर आप कब होने चाहिए? ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, जो एनटीपीसी ग्रीन ने ऑलरेडी फाइल कर दिया है ऑन 13th नवंबर। तो 13th नवंबर को जो भी एनटीपीसी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स हैं वो शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर समझते हैं इस कंपनी का कैसा है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो है उसके 2 सब्सिडरीज है, विच इज एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड एंड ग्रीन वैली रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, जिसमें 51% शेयर होल्डिंग जो है वो एनटीपीसी ग्रीन का है। एक जॉइंट वेंचर भी है कंपनी का। तो इस बेसिक स्ट्रक्चर में बेसिकली कंपनी अपने ऑपरेशंस कैरी आउट करती है। प्रोमोटर शेयर होल्डिंग हाई रहेगा क्योंकि करंटली सारे ही शेयर प्रोमोटर्स के पास है, तो 89% का पोस्ट इशू प्रोमोटर शेयर होल्डिंग होगा। एज पर सेबी लिस्टिंग रेगुलेशंस 3 साल तक आपको जो प्रोमोटर शेयर होल्डिंग है वो 75% तक लाना है। तो हो सकता है आइदर प्रोमोटर्स और सेलिंग कोई और सेलिंग करेंगे इन द नेक्स्ट 3 years, या फिर कंपनी इंक्रीमेंटल कैपिटल इशू करेगी आइदर इन द फॉर्म ऑफ QIP, जिससे डायल्यूशन ऑटोमेटिक हो जाए ऑफ द प्रोमोटर शेयर होल्डिंग और वो 75% तक 3 साल के अंदर अंदर आ जाए। अब एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं कि यह कंपनी क्या करती है। तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी इज अ सब्सिडरी ऑफ एनटीपीसी लिमिटेड, एंड एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का जो मेन काम है दैट इज फोकसिंग ऑन डेवलपिंग सोलर, विंड एंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स अक्रॉस वेरियस लोकेशंस इन इंडिया। तो एनटीपीसी के बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो एनटीपीसी इज नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो ये कंपनी जो है वो हमेशा से थर्मल प्रोजेक्ट्स में ही हुआ करती थी, लेकिन 2020 में अब चीज़ें इतनी चेंज हो गई रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कि एनटीपीसी जिस कंपनी के नाम में थर्मल है वो भी अब ग्रीन एनर्जी या फिर रिन्यूएबल एनर्जी में आना शुरू हो गई, एंड 2020 में उन्होंने ये सब्सिडरी अपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट की। अब इस सब्सिडरी के थ्रू एनटीपीसी अपने सारे रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स जो है वो कैरी आउट करता था, एंड नाउ दे आर गोइंग फॉर अ सेपरेट लिस्टिंग ऑफ दिस सब्सिडरी। तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी सिर्फ सोलर, विंड एंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स जो है वो डेवलप करती है, दे आर नॉट इनटू थर्मल। तो इसमें लार्ज स्केल सोलर पार्क्स आते हैं, ऑन शोर विंड फार्म्स आते हैं, हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स भी आते हैं जिसमें सोलर और विंड टेक्नोलॉजी जो है वो कंबाइन होती है। सोलर प्रोजेक्ट्स में टिपिकली कंपनी क्या करती है, तो वो प्रोक्योरमेंट करते हैं ऑफ द की इक्विपमेंट, जो भी सोलर प्लांट एस्टेब्लिश करने के लिए लगने वाले हैं, जो भी सप्लाईज लगेंगे। एक कॉन्ट्रैक्टर आता है, वो
इसका पूरा जो प्लांट है वो बिल्ड करता है, वो कमीशन करता है एंड ही हैंड ओवर्स द प्लांट टू एनटीपीसी ग्रीन एंड फिर एनटीपीसी ग्रीन जो है वो प्लांट को चलाती है एंड डिस्कॉम्स को इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बेचती है। कंपनी टर्न की ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स भी करती है डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट एंड विंड पावर में भी सिमिलर मॉडल ही है, जहाँ पर एक टर्न की ईपीसी मॉडल है जहाँ पे कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है विथ ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, जिससे मैन्युफैक्चर इंस्टॉलेशन एंड कमिशनिंग ऑफ विंड टर्बाइंस होता है टू बैलेंस द प्लांट। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस यानी O&M सर्विसेज जो है वो भी कंपनी अपने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स के लिए जो है वो आउटसोर्स करती है टू थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स। अब एक क्विक ओवरव्यू कि ये कैसे वर्क करता है। इस इमेज की क्वालिटी थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड है बिकॉज रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में ही ये इमेज उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, पर अगर आप क्विकली देख सको तो मॉडल जो है फॉर सेटिंग पावर प्लांट्स किस तरह का है, तो एक टर्न की ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट मॉडल है जहां पर कॉन्ट्रैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंसेप्ट टू कमिशनिंग एंड एनटीपीसी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है टू प्रोक्योर मेजर इक्विपमेंट्स जिसकी मदद से कॉन्ट्रैक्टर ये पावर प्लांट बिल्ड करेगा। एक बार ये पूरा पावर प्लांट बिल्ड हो जाए आइदर सोलर का या फिर विंड का, तो उसको कनेक्ट किया जाता है विथ इंटरस्टेट या फिर इंट्रास्टेट सब स्टेशंस। तो जो ट्रांसमिशन कैपेबिलिटीज़ है वो होना ज़रूरी है, ग्रिड्स फंक्शन करना ज़रूरी है एंड एक बार ये ग्रिड्स होंगे तो इससे ही कंपनी अपने पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी बेचती है टू डिस्कॉम कंपनीज। तो पावर परचेज अग्रीमेंट्स होते हैं यहाँ पर विथ सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज, स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज, पीएसयूज, इंडियन कॉर्पोरेट्स। यहीं से एनटीपीसी ग्रीन जैसी कंपनी अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी है फ्रॉम जनरेटेड फ्रॉम दीज पावर प्लांट्स वो इन डिस्कॉम्स को बेचती है। स्ट्रॉन्ग इन हाउस एक्सपीरियंस इन रिन्यूएबल एनर्जी एग्जीक्यूशन, प्रोक्योरमेंट ऑफ मेजर कंपोनेंट्स, पावर इवैक्यूएशन, ये सारी चीज़ें एनटीपीसी ग्रीन यहाँ पर कैरी आउट करता है। कंपनी का पोर्टफोलियो देख लेते हैं कि क्या कंपनी का पोर्टफोलियो है, सोलर में कितना है, विंड में कितना है। तो ऑपरेटिंग कैपेसिटीज़ अगर हम देखें तो FY22 से FY24 तक सोलर पावर प्लांट की कैपेसिटीज़ ऑलमोस्ट डबल हो गई है। 1395 मेगावाट की जो कैपेसिटी थी इन FY22 वो अब 2825 मेगावाट की हो गई है। कॉन्ट्रैक्टेड एंड अवॉर्डेड जो कैपेसिटी है वो इस समय काफ़ी ज़्यादा है कंपनी के पास, 9571 मेगावाट्स की। सो टोटल अगर हम देखें ऑपरेटिंग एंड कॉन्ट्रैक्टेड जो वैल्यू है सोलर प्रोजेक्ट्स की वो अराउंड 12,396 मेगावाट है। विंड एनर्जी अभी करंटली कंपनी के लिए काफ़ी छोटा पोर्शन है, जो करंटली ऑपरेटिंग पोर्शन इज़ ओनली 100 मेगावाट्स एंड जो कॉन्ट्रैक्टेड एंड अवॉर्डेड पोर्शन है वो अराउंड 2000 मेगावाट्स का है। तो इन टोटलिटी कॉन्ट्रैक्टेड एंड अवॉर्डेड प्रोजेक्ट्स अराउंड 11,500-11,700 मेगावाट्स के आसपास है, जिसको जो सिक्योर किए हैं एनटीपीसी ग्रीन ने, बट वो अभी भी डेवलप होने के स्टेज पर है। रेवेन्यू मिक्स भी देख लेते हैं कि जाहिर सी बात है ज़्यादा कैपेसिटी कंपनी के पास सोलर की है तो जो सेल्स है वो भी सोलर से ही ज़्यादा है। अगर हम FY24 में देखें तो अराउंड 1840 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो विच इज़ 94% ऑफ द टोटल रेवेन्यू वो कंपनी को सोलर पावर से ही मिल रहा है एंड बचा हुआ पोर्शन मेनली उसमें 47 करोड़ करंटली विंड पावर से आ रहा है एंड कुछ अदर ऑपरेटिंग इनकम है ऑफ अराउंड 3% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। इस तरह से टोटल रेवेन्यू कंपनी का अराउंड 2000 करोड़ का FY24 में था। अब इसको कंपेयर करते हैं एनटीपीसी ग्रीन को बाकी कौन से प्लेयर्स हैं इंडिया में उनसे। तो यहाँ पर कुछ की प्लेयर्स जो रिन्यूएबल एनर्जी में है उनसे इसका कंपैरिजन यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी जो है वो हार्डली 3 इयर्स है इन ऑपरेशन, बट देयर आर सम प्लेयर्स जो काफ़ी समय से ऑपरेशंस में है। अदानी ग्रीन इज देयर इन दिस बिजनेस सिंस 10 इयर्स। रिन्यू करके एक पावर प्लांट प्लेयर है जो रिन्यूएबल एनर्जी में है, दैट इज देयर इन दिस इंडस्ट्री सिंस 14 इयर्स। ऑपरेटिंग कैपेसिटी अगर हम देखें तो सोलर की अराउंड 3.34 गीगावाट्स की है विथ एनटीपीसी ग्रीन। अदानी ग्रीन इज अ बिगर प्लेयर जिनके पास 7.4 की सोलर कैपेसिटी करंटली है। बाकी बड़े प्लेयर्स में टाटा पावर का रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस भी आता है विच इज़ विथ 3.7 गीगावाट्स। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो अंडर कंस्ट्रक्शन इज 8.3 गीगावाट्स फॉर एनटीपीसी ग्रीन एंड पाइपलाइन में 10.6 गीगावाट्स है। अदानी ग्रीन के पास सोलार में अराउंड 16.8 गीगावाट्स की अंडर कंस्ट्रक्शन कैपेसिटी करंटली है विच इज़ क्वाइट बिग। बाकी प्लेयर्स अगर हम देखें तो कंपैरेटिव टू एनटीपीसी ग्रीन एंड अदानी ग्रीन वो अभी भी थोड़े से लोअर लेवल्स पर ही है इन टर्म्स ऑफ जितनी कैपेसिटी वो आगे ऐड करने वाले हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एज अ थीम की बात करें तो ये डेफिनेटली ग्रो होने वाला है इंडिया में। जो ट्रेंड दिखा है उससे अगर हम कंपेयर करें इवन डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि ब्राज़ील या फिर चाइना की बात करें तो ये सारी कंट्रीज़ में
पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इंडिया से भी ज़्यादा है। डेवलप्ड इकोनॉमीज का तो खैर ज़्यादा है ही, बट इवन बाकी डेवलप्ड नेशंस के कंपैरिजन में अभी भी इंडिया इज लैगिंग बिहाइंड। तो ये एक्सपेक्टेड है कि ग्रो होगा बिटवीन फिस्कल 23 एंड 29। इंडिया का पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 5 to 7% CAGR। तो काफ़ी तेज़ी से ये ग्रोथ आने वाली है। तो अगर ग्रोथ होगी इन डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी तो सप्लाई भी ग्रो होना चाहिए। इसी वजह से गवर्नमेंट का भी फोकस है कि सप्लाई करने वाले सारे जो कंपनीज है उनको ज़्यादा इंसेंटिव्स दिया जाए, रिन्यूएबल एनर्जी पर ज़्यादा जोर दिया जाए। तो गवर्नमेंट का फोकस भी इसी पर है कि जो डिमांड होगी उसके लिए सप्लाई मैच होना चाहिए इन द फ्यूचर एज वेल। अगर इंडिया की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करें तो इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट बढ़ी है एट अ CAGR ऑफ 8.4% फ्रॉम FY21 to FY24। पावर अवेलेबिलिटी हैज इंक्रीज्ड एट 8.5%। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी एडिशंस इस सेगमेंट में हुए हैं इन द लास्ट 3-4 ईयर्स एंड यही एक्सपेक्टेड है टू कंटिन्यू इन द फ्यूचर एज वेल। अगर हम इंडिया की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करें 453 गीगावाट्स की, तो उसमें 48% इज ऑफ कोल राइट नाउ। रिन्यूएबल एनर्जी की 34% कैपेसिटी ज़्यादा दिख रही होगी, बट हमें ध्यान रखना है कि रिन्यूएबल एनर्जी में टिपिकली जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है वो कम होता है, जो थर्मल एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इससे होता ये है कि चाहे 48% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ही कोल की है, पर ऑलमोस्ट 80% ऑफ द एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो कोल से प्रोड्यूस होती है इंडिया में, बिकॉज ऑफ हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर ऑफ कोल। तो कोल इज नॉट गोइंग एनीवेयर एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 10-15 ईयर्स, लेकिन इंक्रीमेंटल कैपेसिटी ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी में ही ऐड होगी। अगर इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की बात करें जो 201 गीगावाट्स की है करंटली, तो उसके अंडर 45% इज फ्रॉम सोलर पावर, लार्ज हाइड्रो इज अराउंड 23% एंड विंड पावर इज समवेयर अराउंड 24%। तो अब जो कैपेसिटी एडिशन होगी फ्रॉम FY24 to FY29, तो उसमें मैक्सिमम इज बीइंग सीन इन रिन्यूएबल एनर्जी। अगर हम देखें कि जो रोड मैप है फ्रॉम FY24 to FY29 जो एक्सपेक्टेशन है, तो उसमें कोल का एडिशन इज ओनली अराउंड 27 गीगावाट्स, जबकि रिन्यूएबल एनर्जी का टोटल एडिशन ओवर दीज 4-5 ईयर्स इज गोइंग टू बी 187 गीगावाट्स। इसके क्या क्या रीजंस है इसके बारे में भी आगे एक पोर्शन में बात होगी कि कैसे सोलर एनर्जी या फिर विंड एनर्जी अब एक इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से भी बेटर प्रोपोजिशन हो गया है, उसकी भी आगे हम बात करेंगे। पर रिन्यूएबल एनर्जी पर ज़्यादा फोकस रहेगा, ये चीज़ इस समय काफ़ी क्लियर है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्लाइड है यहाँ पर कि जो भी सोर्स है ऑफ एनर्जी उसमें सबसे बड़ा प्लेयर कौन है इंडिया में। इस पर एक स्लाइड यहाँ पर है कि NTPC की अगर हम बात करें कि थर्मल एनर्जी में कौन से मेजर प्लेयर्स हैं जो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो ऑब्वियसली NTPC इज द वन हियर विथ 29% जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है फ्रॉम थर्मल एनर्जी, वो 29% इज प्रोड्यूस्ड बाय NTPC इन इंडिया। वेराज लार्ज हाइड्रो की बात करें तो यहाँ पर NHPC इज द बिगेस्ट प्लेयर विथ 15% शेयर, SJVN इज ऑल्सो देयर विथ 4%। सोलर में अगर देखें तो अदानी ग्रीन इज विथ 8% एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड हियर, टाटा पावर इज ऑल्सो हियर विथ 4, NTPC इज ऑल्सो हियर विथ 4, NTPC ग्रीन। एंड विंड एनर्जी की बात करें तो अगेन अदानी ग्रीन इज हियर विथ 3%, although बिगेस्ट प्लेयर यहाँ पर रिन्यू है विथ 10%, बट देर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स जो विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी में है। किसी भी प्लेयर का 10% से ज़्यादा शेयर ओवरऑल एनर्जी प्रोडक्शन में करंटली नहीं है। सोलर सेक्टर की बात कर लेते हैं कि सोलर सेक्टर ये जो इंडस्ट्री है दैट इज पॉइज्ड टू ग्रो एट अ वेरी फास्ट पेस। FY24 में जो कैपेसिटी है दैट इज ओनली अराउंड 14 गीगावाट्स, तो ये ऑलमोस्ट 3-4 टाइम्स हो जाएगी बाय FY29। गवर्नमेंट का भी फोकस है कि वेरियस स्कीम्स लाए जाए जिससे सोलर एनर्जी जो है, सोलर एनर्जी का जो कैपेसिटी एडिशन है वो और भी बूस्ट हो सके। अब वाई सोलर पावर? अब रिन्यूएबल एनर्जी इज़ अ गुड सोर्स, ये चीज़ें हमें तो 20 साल पहले भी पता थी, पर क्या चीज़ चेंज हुई है इस सोलर सेक्टर में या फिर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, उसकी बात कर लेते हैं। वो है द इकोनॉमिक्स ऑफ दिस सेक्टर। इसकी बात हमने इस सेक्टर से रिलेटेड जो भी कंपनीज है उनके बारे में इससे पहले भी करी है, बट अगेन टू रीइटरेट, अगर हम 10 साल पहले की बात करें कि सोलर एनर्जी का जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कितनी ज़्यादा हुआ करती थी, तो आप यहाँ पर देख सकते हो दिस फिगर्स आर एक्चुअली इन USD पर वॉट पावर, बट आप इससे स्केल देख सकते हो कि कॉस्ट्स कितने कम हुए हैं। जो 0.7 हुआ करते थे इन अराउंड मार्च 2015, वो अब अराउंड 0.10 है। सो 7 टाइम्स कम हो गए हैं कॉस्ट्स ऑफ सोलर पावर। सो
जो पहले एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा था, ये तो सबको पता था, लेकिन कॉस्ट ही इतने ज़्यादा थे कि वो फाइनेंशियली वायबल नहीं हुआ करता था। तो अब वो फाइनेंशियल वायबिलिटी दिखने लगी है एंड इसलिए गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी एडिशंस सोलर में ही हो सके। इंडिया एज अ कंट्री इज़ ब्लेस्ड विथ एबंडेंट सन, तो वो एक ऐसी चीज़ है जो इंडिया के फेवर में है। ऑल्दो सोलर पावर के भी अपने चैलेंजेस है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो जहाँ से पावर प्रोडक्शन आपका पूरे 24 घंटे नहीं हो सकता, बिकॉज सन ऑब्वियसली पूरे 24 घंटे नहीं है, बट कुछ चीज़ें हैं जो सोलर पावर के फेवर में रही है पिछले कुछ सालों में, एंड वन ऑफ देम इज द रिडक्शन इन कॉस्ट्स फॉर सेटिंग अप सोलर पावर प्लांट्स। विंड सेक्टर में भी सिमिलर इंक्रीज एक्सपेक्टेड है। द विंड एनर्जी सेक्टर इन इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू ऐड 40 गीगावाट्स ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बाय FY29। तो यहाँ पर भी जो एडिशन होना एक्सपेक्टेड है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है, एंड इसी की वजह से एग्जिस्टिंग पाइपलाइन जो है वो बिल्डअप की जा रही है। क्या की रिस्क्स है? एनटीपीसी ग्रीन जैसी कंपनी है तो इनके लिए क्या रिस्क्स हो सकते हैं? सबसे बड़ा रिस्क है द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि अभी भी इंपोर्ट डिपेंडेंस है ऑन लॉट ऑफ दीज इक्विपमेंट्स जो सोलर पावर प्लांट सेटअप करने के लिए लगते हैं। सो कॉस्ट ऑफ सोलर मॉड्यूल, सोलर सेल्स, विंड टर्बाइन जनरेटर्स, ये सारी चीज़ों के कॉस्ट्स एंड इनकी अवेलेबिलिटी पर डिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा है। जोग्राफिकल रिस्क स्पेसिफिकली फॉर एनटीपीसी ग्रीन वो ये है कि अराउंड 62.2% ऑफ दी ऑपरेटिंग रिन्यूएबल कैपेसिटी जो है एनटीपीसी ग्रीन की, वो कम्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ राजस्थान। तो ये एक स्टेट पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेवेन्यूज़ की रिस्क यहाँ पर दिखती है। एग्जीक्यूशन रिस्क होती है हमेशा, हम ये एक चीज़ है जो हमेशा इग्नोर होती है जब हम सोलर थीम की बात करते हैं, क्योंकि कभी कभी कॉस्ट ओवररन्स आते हैं, कभी फेलियर्स होते हैं ऑफ सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटिंग और एग्जीक्यूटिंग दीज प्रोजेक्ट्स, तो वो बिजनेस को एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है, ये डीलेज भी एडवर्सली अफेक्ट कर सकते हैं। एंड देन अगेन कॉन्सेंट्रेशन रिस्क भी है। 87% ऑफ द रेवेन्यू जो है FY24 में वो टॉप 5 ऑफ टेकर्स है। ऑफ टेकर्स बेसिकली मीन्स कि जो डिस्कॉम कंपनीज है उनकी तरफ से आता है। अब यहाँ पर एक और रिस्क ये है कि डिस्कॉम कंपनीज जो है वो ट्रेडिशनली इंडिया में ज़्यादा पैसे बना नहीं पाई है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जो एनर्जी के वैल्यू चेन में एग्जिस्ट करते हैं। करंटली डिस्कॉम्स की हेल्थ थोड़ी बहुत ठीक ठाक नज़र आ रही है, लेकिन अगर डिस्कॉम्स की फाइनेंशियल हेल्थ उतनी अच्छी नहीं होती है तो जनरेटिंग कंपनीज पर, पावर जनरेटिंग कंपनीज पर उसका स्पिल ओवर इफेक्ट हो सकता है। ये भी एक रिस्क इस सेक्टर में काफ़ी मेजर है जो कई बार इन्वेस्टर्स जो है वो इग्नोर कर देते हैं। अब फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव देख लेते हैं कि फाइनेंशियली कंपनी ने किस तरह से परफॉर्म किया है। FY22 से लेकर H1 FY25 तक अगर हम देखें तो ग्रोथ रेवेन्यू में काफ़ी अच्छी हमें नज़र आती है। EBITDA मार्जिन्स कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या फिर मेंटेनेंस एक्सपेंसेस टिपिकली रिन्यूएबल एनर्जी में कम रहते हैं। पैट मार्जिन्स भी इम्प्रूव हुए थे FY23 में, वो थोड़े बहुत काफ़ी कम हो गया है इनफैक्ट इन FY24, बट अराउंड 15-16% के पैट मार्जिन्स करंटली दिख रहे हैं। नेट डेट टू इक्विटी अराउंड 2 टाइम्स करंटली है, एंड इसी वजह से एक मेजर पोर्शन IPO के प्रोसीड्स का कंपनी रीपेमेंट ऑफ डेट के लिए यूज़ करने वाली है। अब एक पीयर एनालिसिस जिससे हम बाकी सोलर प्लेयर्स या फिर बाकी रिन्यूएबल एनर्जी के प्लेयर्स से अगर हम कंपेयर करें तो एनटीपीसी ग्रीन का जो रेवेन्यू है फॉर FY24 दैट वाज 1962 करोर्स। रिन्यू जो कंपनी है दैट इज ऑलमोस्ट 4 टाइम्स इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। अदानी ग्रीन भी कंपैरेटिवली काफ़ी बड़ी कंपनी है। EBITDA मार्जिन्स फॉर एनटीपीसी ग्रीन आर अराउंड 88%, 89%। अदानी ग्रीन के भी काफ़ी अच्छे हैं। पैट मार्जिन्स अगर हम देखें तो एनटीपीसी ग्रीन के 17.56 है। क्लोजेस्ट to them is Adani Green with around 14% EBITDA margins. ROCs typically इस स्टेज पर तो at least they are very low in this industry. They are only 6% for NTPC Green. Adani Green के केस में these are better at 9.8%. नेट डेट टू इक्विटी अराउंड 2 टाइम्स की है एनटीपीसी ग्रीन की, लेकिन अदानी ग्रीन की दिस इज 5.52 टाइम्स। तो अदानी ग्रीन के केस में फाइनेंशियल लेवरेज का जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा दिख रहा है वहाँ पर। अब बिजनेस की तो बात हो गई, अब अप्लाई करने के पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो रिटेल इन्वेस्टर्स ने देखनी चाहिए वो है वैल्यूएशंस। अब वैल्यूएशंस देखें तो प्रॉफिट H1 FY25 में अगर उसको हम एनालाइज कर दें, यानी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का प्रॉफिट देखें तो अराउंड 312 करोड़ के आसपास का एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो आता है। जिस प्राइस पर कंपनी IPO कर रहा है पोस्ट इशू मार्केट कैप उससे कंपनी की अराउंड 90,000 करोड़ के आसपास की होगी, यानी इम्प्लाइड पी रेशियो कंपनी के शेयर्स का इज अराउंड 275.5 to 290x। दैट इज द पी रेशियो ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी। प्राइस टू बुक रेशियो भी काफ़ी हाई है यहाँ पर, 10.5 to 11 टाइम्स का प्राइस टू बुक रेशियो है।
मार्केट कैप टू सेल्स इस वैल्यूएशंस पर कंपनी का अराउंड 40 टाइम्स ऑफ द सेल्स कंपनी का मार्केट कैप होगा। क्लियरली काफ़ी प्राइजी आईपीओ है, काफ़ी प्रीमियमली प्राइस्ड आईपीओ है, एंड इसी वजह से थोड़ा बहुत इन्वेस्टर इंटरेस्ट यहाँ पर कम है। ग्रे मार्केट प्रीमियम्स भी काफ़ी कम हो गया बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। बट रिसेंटली अगर हम आईपीओज भी देखें जो इस सेक्टर में हुए हैं, दे हैव ऑल्सो बीन क्वाइट प्राइजी। मे बी वो देखकर एनटीपीसी ग्रीन ने अपने आईपीओ को इतना प्रीमियम वैल्यूएशंस पर लाया है। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो इन स्पाइट ऑफ वेरी हाई ग्रोथ जो इस सेक्टर में आने वाली है, दैट इज फॉर श्योर कि ये सेक्टर ऐसा है जो ग्रो होगा। बट बहुत बार इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई फ्रंट एंडिंग ऑफ रिटर्न्स तो नहीं हो गया है। कई बार कुछ इंडस्ट्रीज में ग्रोथ पोटेंशियल इतना अच्छा होता है कि वो करंट प्राइस में ऑलरेडी फैक्टर इन हो जाता है, एंड इन स्पाइट ऑफ गुड परफॉर्मेंसेस लेटर हमें शेयर प्राइस में उसकी जो मूवमेंट है वो उतनी नज़र नहीं आती है। तो ये एक रिस्क स्पेशली ऐसे इंडस्ट्रीज में जिनकी बातें बहुत ज़्यादा की जा रही है कि यहाँ पर ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है, ऐसे इंडस्ट्रीज में ये रिस्क हमेशा से ही होता है। एंड इन माय ओपिनियन एनटीपीसी ग्रीन जिस वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आया है वहाँ पर भी ये एग्जीक्यूशन रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ पर काफ़ी कम नज़र आ रही है। एनीवेज आईपीओ से रिलेटेड हमारा फिलॉसफी यही रहता है हमेशा कि आईपीओज नेसेसरीली आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते। एक बार कंपनी लिस्ट हो जाए तब हमें बहुत सारी बाकी चीज़ें भी कंपनी की पता चलती है, एंड लेटर वी गेट अ बेटर idea to analyze the company from the growth perspective and valuations perspective as well. तो this was our video for analyzing NTPC Green. उसके IPO के सारे डिटेल्स हमने यहाँ पर कवर किए हैं। कंपनी का IPO कल से शुरू होगा। सो अगर ये वीडियो ऑफ एनालाइजिंग दिस कंपनी अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर करें विथ मैक्सिमम पीपल। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।